তোমার তো মুখ কেটে যাচ্ছে, তোমার এখান থেকে কেটে যাচ্ছে। Hello, my dear wonderful subscribers. Welcome back to this live session of Tabla lessons with our great Guruji, Pandit Kishore Banerjee. This was a very short noticed live session and बस गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा लाइव सेशन करते हैं with his subscribers. So once again we are back. आज का जो सेशन है वो अकम्पनीमेंट के ऊपर आधारित है. बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आया था, मैसेजेस आया था कि तबला सोलो के ऊपर तो गुरुजी ने बहुत ढेरों वीडियोस दिए हैं, बट दे ऑल्सो वांट टू लर्न अबाउट अकम्पनीमेंट किस तरीके से आसान तरीके से गाने के साथ किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जा सकता है, एज वेल एज कथक डांस के साथ. वो एक अलग चैप्टर है, बट आज ज़्यादातर फोकस करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल के लिए जो कि ज़्यादातर लोग बजाते हैं. तो शुरू करते हैं ये लाइव सेशन. लगभग 1 घंटे का होगा. 8:30 बजे तक हम लोग वील फिनिश इट अप. Over to our great Guruji, Pandit Kishore Banerjee. नमस्ते. आज का जो टॉपिक है वह है संगत. कैसे संगत किया जाता है, कैसे संगत करते हैं, और संगत करने की कोई क्या विधि है, क्या शैली है, वादन शैली कैसी होनी चाहिए. काफ़ी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर्स तथा स्टूडेंट्स और मेरे जो बहुत इंटीमेट्स हैं सभी लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी सोलो के ऊपर आपने तो बहुत कुछ दिए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग को हुई है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार. लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आप संगत के बारे में ज़रूर कुछ बताएं, क्योंकि संगत एक ऐसी चीज़ है जो इसके बारे में तो अलग से कोई बोलते नहीं है ना. कैसे संगत किया जाता है, संगत करके चले जाते हैं. इसकी विधि क्या है, व्हाट आर द सिस्टम्स, क्योंकि संगीत की जो 3 विधाएं हैं ना, गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों विधाओं की जो संगत की जो शैली है बिल्कुल. और ये चैप्टर इतना वास्ट है, इसके बारे में बोलते रहने से घंटों बीत जाएंगे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें अधूरा रह जाएगी. तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ एक स्टाइल लेकर के, जैसे पहले वोकल लेकर के चलते हैं, वोकल के साथ कैसे संगत करते हैं. वोकल में भी, गायन शैली में भी कई एक चीजें हैं, जैसे ध्रुपद धमार, उसके साथ कैसे संगत करते हैं, फिर ख्याल के साथ कैसे संगत करते हैं, फिर ठुमरी के साथ कैसे संगत करते हैं, दादरा के साथ कैसे संगत करते हैं, काजरी के साथ कैसे संगत करते हैं, गजले के साथ कैसे संगत करते हैं, फिर भजन के साथ कैसे संगत करते हैं. भजनी ठेका बहुत फेमस है भजन के लिए, और गजल के लिए जो धुमाली ताल का जो अद्भुत चाल है उसको लेके कैसे संगत करने से गजल की जो असलियत हो सामने आ जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे. और इसमें क्या है ना, संगत एक ऐसी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन संगत करने से वो बढ़ती है. संगत एक करने की विधि है.
कुछ कोई बोल दिया ऐसे ऐसे संगत किए जाते हैं, वो तो एक खाका है, वो सिस्टम है, ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे संगत किए जाते हैं। लेकिन संगत करना आपको करते करते उस पर और पारंगत हम हो सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ध्रुपद धमार के साथ। बहुत प्राचीन शैली है ध्रुपद धमार, और ध्रुपद धमार के साथ पखावज बजते हैं। पखावज ये तबले के पहले जो तबले के जो पहले था वो पखावज था। अब पखावज की सृष्टि खाली ध्रुपद धमार के साथ बजाने के लिए ही था। तो उसके बाद ये काफ़ी पुरानी साज है। तो ध्रुपद धमार, उसमें ध्रुपद के साथ जैसे चौताल बजते हैं, 12 मात्रे का चौताल, ये धमार के साथ धमार ताल बजते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि सुलताल, फिर सुल्फा ताल भी बोलते हैं सुलताल को, फिर चौताल, फिर गज झंपा ताल, इस तरीके से फिर तिबरा ताल, ये सब बजते हैं। और धमार के लिए धमार ताल जो 14 मात्रा का है, क धी ट धी ट धा ग टी ट ता का। तो धमार शैली के लिए ये धमार ताल की सृष्टि हुई थी। आगे चल के 14 मात्रे के काफी ताले हैं, उसमें भी होते हैं। तो ध्रुपद धमार ये शैली जो है ना, वो खुला एकदम ओपन, और उसमें लयकारियाँ, तिहाइयाँ, परने, 7 परन, इस तरीके से आपको उसके साथ संगत करना पड़ता है। एक लड़ गुथाव बोलकर एक बहुत अच्छी चीज है ध्रुपद धमार में, कैसे उसके साथ लड़ते हुए गुटते हुए चलना पड़ता है। और वो ध्रुपद धमार जो गाते हैं तो उसमें उसके साथ पखावज बजते हैं और बड़ा लय को कायम करके फिर बजाते हैं। तो पहले मैं ध्रुपद धमार के साथ जैसा कोई एक ताल लेकर के मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। एक चौताल 12 मात्रे का ताल है। इस 12 मात्रे को आपको अभी तो पखावज चूंकि थोड़ा सा उसकी प्रचार कम हुआ है तबले के चलते, तबले की इतना प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए सभी लोग ज़्यादा तबलाई में प्रेफर करते हैं। तो अभी मेरे हाथ में भी तबला ही है, ये पखावज तो है नहीं, लेकिन मैं इसी ताल को तबले में ही बजा रहा हूँ, लेकिन पखावज स्टाइल से मैं बजा रहा हूँ। मैंने संगीत के 5 सब्जेक्ट में मैंने डिग्री हासिल किया। जैसे उनमें से एक पखावज में भी है, एक गायन में भी है, एक हारमोनियम में स्पेशलाइजेशन किया उसमें भी है, एक कथक डांस मैंने सीखा किया और एग्जामिनेशन भी दिया और उसमें भी मेरा डिग्री है। और कंपोजिशंस कैसे करते हैं, ठुमरियाँ कैसे करते हैं, कैसे गाते हैं, तो मैंने ठुमरी में भी स्पेशलाइजेशन किया। तो इस तरीके से मैं संगीत की कई एक विधाओं में मैं करके देखा कि एक तबला वादक तभी परिपूर्ण हो सकते हैं जब उनके साथ गायन की नॉलेज भी है, वो इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा नॉलेज भी हो, सरगम की नॉलेज हो, तान की नॉलेज हो, और संगत के समय कैसे बजाना चाहिए वो सब के भी आइडिया होनी चाहिए। और मैं बहुत ऐसा देखा कि वो बहुत अच्छे तबला वादक बजाते हैं, लेकिन उस जब संगत के लिए बैठते हैं तब ऐसे बजाते रहते हैं, खुद हो जाकर जब गाते हैं तब देखेंगे कि ऐसे कितना उसको प्रॉब्लम होता है। तो जो है ना संगत जो है ना, इसका एक अद्भुत एक विधि है। उसमें संगत के मीनिंग है समगति, इक्वल गोइंग। जिनके साथ आप संगत कर रहे हैं वो जैसे चाह रहे हैं आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि राग भी उनकी, लय भी उनकी, ताल भी उनकी, आपको तो साथ साथ चलना है। तो उसमें अगर आप जहाँ तक कुछ बजाते रहेंगे, छटपट करेंगे, तो वो संगत में बड़ी बाधा सृष्टि करती है। इसीलिए
संगत करना मामूली चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत लोग हैं बहुत अद्भुत बजाते हैं, हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन संगत के समय देखते हैं कि वो बात नहीं बनती है जो बननी चाहिए। तो संगत करते करते आ जाता है। तो पहले मैं ध्रुपद में जैसा चौताल बजते हैं ना, तो तबले के ऊपर मैं ध्रुपद शैली के साथ कैसे संगत करते हैं, ये थोड़ा कम लय में चलते हैं। हाँ, लेके चलते हैं और जैसे जैसे उसका चाल है उसके साथ ठेके देते जाते हैं। और 7 परन भी चलते हैं, जवाबी संगत भी है। तो इस तरीके से ध्रुपद धमाल के साथ वो कोई अगर गाने से उसके साथ अब पखावत बजता तो और अच्छा होता है, लेकिन आप संगत के साथ बारे में मैं वो कैसे संगत किया जाता है वो मैं बता दिया हूँ। तो उसके साथ मेनली ठेका चलता है और 7 लपेट चलते हैं, 7 संगत में कैसे उनके साथ कैसे कैसे जाते हैं। फिर लयकारियाँ ज़्यादा करते हैं, तिहाइया करते हैं। तो इस तरीके से ध्रुपद धमाल के साथ संगत करते हैं। बड़ा अद्भुत विधि है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम समा बन जाता है। थोड़ा सा दैविक एक वातावरण की सृष्टि होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है ध्रुपद के साथ संगत करते समय, या ध्रुपद जब चलते रहता है। ध्रुपद का मतलब है ध्रुव पद, सत्य पद, और ध्रुपद से ही उसके बाद ही ख्याल आया। तो जब ख्याल आया है तो ख्याल के लिए उसके ताल भी चेंज हो गए। उसमें विलंबित एक ताल बजते हैं, झुमरा बजते हैं, वही एक ताल वो चौताल है। धमार में ध्रुपद में चौताल बजते हैं, उसका ताल मैं एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ। धा धा दिन ता कीटे धा दिन ता टीटे करता गदी गेन धा धा दिन ता टीटे धा दिन ता टीट करता गदी गेन धा। इसी काल का ही ध्रुपद के साथ ज्यादा चलता है। फिर तिब्रा भी चलते हैं, धा दिन ता टीटे करता गदी गेन धा दिन ता टीटे करता गदी गेन धा। ये भी ताल बजते हैं। सुरफाक ताल, सुल ताल दोनों एक ही है, 10 मात्रे का है। उसमें भी कि धा धा दिन ता टीटे धा टीटे करता गदी गेन धा धा दिन ता टीटे धा टीटे करता गदी गेन धा। ये सुल्तान बजते हैं। और धमार के साथ ध्रुपद धमार एक बहुत अद्भुत शैली है। जैसे कर धीट धीट धा गदीट पीट ता गदीट पीट ता गदीट पीट ता। ये धमाता बजते हैं। इसमें जब धमार के साथ जब धमार ताल बजते हैं, उसके बाद लपेट चलते हैं, 7 संगत चलते हैं, जवाबी संगत चलते हैं, तो बड़ा अद्भुत एक वातावरण पैदा होता है, बहुत अद्भुत सुंदर वातावरण पैदा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये रहा ध्रुपद धमार। इसके बाद ख्याल शैली। तो ख्याल शैली में विलंबित एक ताल बजते हैं और विलंबित झुमरा बजते हैं।
और मेनली ये दो ताले बजते हैं और बाकी भी ताल चलते हैं, तिलवारा ताल वगैरह वगैरह, अणाचल ताल भी चलते हैं और ध्रुपद में गज्जंबा भी चलते हैं इस तरीके से। तो इसमें विलंबित एक ताल में ठेके के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और ठेका जो है 12 मात्रा का एक ताल है लेकिन 48 बीट्स हो जाता है विलंबित एक ताल, क्योंकि ये 4 टाइम्स स्लो स्पीड में जाएगा। 4 टाइम्स स्लो हो जाता है, इसीलिए उसका लय को कायम करके रखना पड़ता है और उसको खाना पूरी करके बजाना पड़ता है। और बहुत बड़े बड़े तबलाबाज जो हुए ना, जो संगत के लिए बहुत फेमस हुए, तो उसमें भी विलंबित एक ताल बजाते हैं। फिर झुमरा ताल भी हुए, इतना सुंदर है। अब झुमरा ताल के लिए हमारे उस्ताद मरहूम उस्ताद आमिर खान साहब बहुत फेमस थे, वो ज़्यादातर झुमरा ही बजाते थे। और मेरी खुशनसीबी है कि लाइफ में मैं एक बार उनके साथ बजाया और उन्होंने भी बहुत खुश हुए थे और मुझे आशीर्वाद भी दिए थे कि मैं छोटू बोलते हैं, क्योंकि मैं उम्र बहुत कम था उस समय, तो मैं रेडियो आर्टिस्ट बन गया था रांची में, उनके साथ बजाया था। झुमरा ताल के लिए बहुत ही वो ज़्यादा ही झुमरा में गाते थे, तो उनके साथ संगत करने के लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि झुमरा ताल उस ज़माने में उस समय मैं 24 साल का मैं था, तो उस ज़माने में झुमरा ताल में बजाने के लिए बहुत कम लोग उसमें आगे आते थे और भी खान साहब के साथ बजाना। तो मैं फिर विलंबित एक ताल में आ जाता हूँ। विलंबित एक ताल तो मैंने कई एक अच्छे वोकलिस्ट के साथ बजाया, बहुत लोग गुजर भी गए और बहुत लोग अभी भी गाते हैं, तो नाम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग अपने अपनी जगह में फेमस है, बहुत अच्छे हैं। अभी विलंबित एक ताल का जो है ना, जैसा धिन, पहले ठेका को मैं बजा देता हूँ और उसको पढ़ भी देता हूँ, जैसा धिन धिन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता धागे तेरे केटे दीना, धिन धिन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता धागे तेरे केटे दीना दिन। ये 12 मात्रे का एक ताल है। अब इसको ही 4 गुना स्लो स्पीड में आ जाते हैं। अब उसको मैं एक बार विलंबित एक ताल का ठेका मैं बजा देता हूँ नमूना के तौर पर। जैसा जब गायक अपना राग शुरू करते हैं या आलाप लेते हैं, फिर बंदिश शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो बंदिश करके जब आ जाते हैं उनके सम के साथ सम पकड़ के तबला वादक बजाते हैं। तो मैं जहाँ से धिन कर रहा हूँ आप समझ लीजिए वो है विलंबित एक ताल का ही सम है। इसमें खाना पूरी करते हुए बजाते रहते हैं। देखिए कितना लंबा हो गया, 12 मात्रा का एक ताल, धिन धिन धागे तेरे ना कत्ता धागे दीना, धिन धिन धागे तेरे ना कत्ता धागे दीना। ये मध्यलय का एक ताल चलता है। अब इनका 4th लाइन लोअर स्लो में आ जाते हैं, तो इसीलिए इतना खाना पूरी करके बजाना पड़ता है। तो इसीलिए धिन इतना जो खींचते हैं, धिन 2 3 4 धिन धिन इस तरह से, तो उसमें खाना पूरी करके बजाने से क्या होता है ना, तो सोचना नहीं पड़ता। जैसा अब वो खाली खाली भी नहीं लगता, लाइन भी नहीं लगता है, फीका लगता है ना, बिल्कुल चुप बैठे हैं धिन।
अब उसमें बजाते रहने से वो एक बोल बन गया, मतलब वो भराव के साथ बजाना पड़ता है। भराव के साथ होते हैं। और विलंबित एकताल का ठेका जो ना एक ऐसा एक बन गया कि वो 48 मात्रे का वो ठेका जो बन गया वो एकदम एक चक्र साइकिल के साथ, साइकिल के जैसा चलते रहते हैं, जैसा ये है विलंबित एकताल। इसमें ठेका खाली बजाना पड़ता है और उसमें ज़्यादा टुकड़ा पड़न चक्रदा बीच में ऐसा नहीं, क्योंकि जो गायक गाते हैं वो राग का अनफोल्डिंग ऑफ रागा इज व्हाट इज वंडरफुल फॉर इट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट वे। द अनफोल्डिंग ऑफ रागा, उसमें जरा सा भी थोड़ा तबला बजा रहे हैं, कुछ बाया का काम करे, तिरकिट का काम करे, का काम करे, तो उनके जो सोच विचार में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात आपको हर तबला वालों को दिमाग में रखना पड़ता है कि विलंबित एकताल जब बजाएंगे उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसे भराव से तबला बाया लेकर के चलना है, लय मेंटेन करना है जैसे जैसे वो चाह रहे हैं, और उसी तरीके से आप बजाएंगे तो गायक जो गा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, और अनफोल्डिंग ऑफ राग का जो स्वरूप वो सामने लाने में बहुत मदद भी होती है। इसको याद रखना, खाली बजा देने से ही बहुत बड़ा तबला वादक नहीं होते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे भी देखा, मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में बजाया, कुछ नहीं, सारे लोग बजा के गए, खूब नाम कमाए, और मैंने सबसे लास्ट में बजाया उनके साथ, खाली ठेका बजाया, और ठेका के लिए मेरा नाम हो गया। बोले क्या तबला वादक इतना अच्छा, खाली ठेका बजा के नाम, क्योंकि वो मेन आर्टिस्ट को डिस्टर्ब नहीं हुआ। और वो कितने और स्टेज में बैठे हुए, क्या बात साबरी खान साहब के साथ था। हाँ, तो ऐसे ही हैदराबाद में। हाँ, तो खाली ठेका बजा करके मैं उसमें ये नाम मेरा हो गया। तो मैंने ये देखा कि काफी लोगों के साथ मैं जिंदगी में संगत मैंने किया, तो अच्छे गायक हैं वो मुझे बहुत लाइक करते हैं अभी भी, करेंगे भी, क्योंकि वो देखते हैं कि ये इतना सुंदर गाने के साथ बजाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और एक बड़े बड़े म्यूजिशियन तो ऐसे भी बोले इनका तबला तो गाता रहता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है कि मैं इस तरह से संगत करता हूँ कि जैसा वो चाहते हैं उनके साथ वैसे चलता हूँ। तो ये बहुत बड़ी सीख है, ये लेसन है हमारे सब्सक्राइब और सीनियर स्टूडेंट्स लोगों के लिए कि ठेका जब बजाएंगे, पहले ठेका ही बहुत सुंदर गाना बाया का कॉम्बिनेशन करके भराव का साथ बजाना चाहिए। अब फिर मध्यलय जब आता है, ये ख्याल में क्या है, ख्याल शैली में क्या है, विलंबित तो गाए, फिर उसमें द्रुत बंदिश होते हैं ना, द्रुत बंदिश में वो जगह देते हैं बजाने के लिए, और बजाइए कुछ, ऐसा नहीं फिर बजाते जाइए, हर बार बजाते जाइए, गायन शैली में वो अलाउड नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि जब मध्यलय में तबला प्लेयर को मौका मिलता है बजाने का, और वो बहुत ज्यादा बजाना उसको नहीं है, क्या बजाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जो ठेका का लय होता है वो तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। अगर जैसे ये, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट सा लय होता है बहुत तबला प्लेयर्स के लिए, ये जो स्पेशली ये जो टेम्पो है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ना आप चौगुन में आप जा सकते हैं ना आप सिंगल में करेंगे। ये मध्यलय का एक ठेका चला, इसमें अगर कुछ भी नहीं बजाएंगे, ठेका ही अगर भराव के साथ बजाएंगे तभी भी अच्छा लगेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब इतने समय तक वो खाली ठेका ही बजाते गए तो उनके भी मन में होता है कि बस द्रुत जब शुरू हुई
मध्यलय का जो बंदिश शुरू हुई, तो मैं भी एक आध सुना, और उसके लिए वो अलाउड है बजाने के लिए। ऐसा लंबा नहीं है, एकदम पूरा बजाते जा रहा है, ऐसा कोई एक छोटा सा बजाए, जैसे हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने समझाया, बताया। ये लय जो है ऐसे लय ये बड़ा टेढ़ा लय होता है। जी, मैंने ज्यादा देखा है जो वोकलिस्ट वो विलंबित खत्म करने के बाद मध्यलय शुरू करते हैं, इसी लय में करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा इजी होता है सरगम करना। बट तबला प्लेयर्स के लिए वो एक लय ठेका बजाने में तो इजी है, बट व्हेन इफ दे आर ट्राइंग टू प्ले सम कॉम्पोजिशन इन इट, या छोटी कुछ चीज बजा रहे हैं, या तो उनको एक आड़ लय में बजाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। ऐसा ना, जैसे बंदिश कर दिया ना, तो उसके बाद ऐसे कर दिया, मतलब आप बजाइए। पहले की शैली और दूसरे टाइप से थे, और अभी के जो शैली है ना, अभी गायक लोग इतना अच्छा मेंटेलिटी के हैं, तबला वालों को बहुत चांस देते हैं बजाने के लिए। ये अच्छी मेंटेलिटी का एक परिचय है। तो खूब विलंबित बहुत सुंदर करके गा के सरम किए, तान किए करने के बाद जब द्रुत शुरू होते हैं, तो उस समय अपना बंदिश शुरू कर लेते हैं दलय में, फिर हाथ छोड़ देते हैं, अब चुप बैठे रहते हैं। अब वहाँ आपके लिए एक अग्नि परीक्षा है। ना उसमें कोई हारमोनियम प्लेयर है, ना कोई सारंगी प्लेयर है, आपका ठेका है और आपका दिमाग है, और माइंड में वो माइंड में काउंटिंग चलते रहना चाहिए। 16 बीट्स रखना पड़ता है, और उसमें आप बजा रहे हैं, और अचानक अच्छे गायक लोग क्या करते हैं, अचानक बीच से शुरू करते हैं। ये और वो लड़खड़ा जाते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है सिंगर्स के लिए भी, क्योंकि वो माइंड में वो सोचते रहते हैं वो लाइंस। मैंने तो जिंदगी में इतना संगत किया, और हर एक आदमी का लय अलग अलग है। तो कोई आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई आर्टिस्ट के साथ आप बजाए, ऐसे सोच करके गए, इनका तो एम करीब करीब ऐसे ही लय है, इसके बाद उसमें ये बोल मैं फिट करूंगा, और वहां जाकर के देखते लय चेंज हो गई। आप तो बोल आप सोच रहे हैं, और तो जगह तो दे दी है, तो उस समय क्या करें? उस समय क्या करें, ये है जैसे बोलते हैं ना, रेडी विट। उस समय आप कैसा अपना दिमाग को काम में लगाएंगे, और उतना ही समय कुछ बजा करके मोबाइल लेके चले जाएंगे। हाँ, एक लय मैं दिखा रहा हूँ, जैसा ये लय तो ये हो गए। फिर इतना कोई एक टुकड़ा बजा दिया, फिक्स होना चाहिए, नहीं कि वहां वो कंपोज करके बजा रहे हैं, तब तो गया। कुछ चीजें बहुत जरूरी है फिक्स रखना। कुछ फिक्स करके जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने सीखा है, टुकड़ा परण चक्रधार कितना सब सीखा, तिहाइया, उसमें से बी फिटिंग कंपोजिशन आपको बजाना होगा। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, फास्ट चीजों को बजाना आसान होता है, बट जब लय अगर कम स्पीड का हो, उस समय बजाने में मुश्किल होती है। तो तबला स्टूडेंट्स एंड तबला लर्नर्स के लिए क्या करना चाहिए? उनको कम स्पीड में अभ्यास करना चाहिए, क्या ये सही रास्ता होगा? नहीं, मतलब कम स्पीड मतलब नॉट इन सिंगल स्पीड, व्हाट आई मीन इज, जैसे जो मुश्किल स्पीड होती है, जैसे स्पीड का अगर ठेका चलेगा, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा, उसमें तो बोल आराम से तिरकिट के भी आ जाएंगे। बट जैसे 1.5 गुण का स्पीड का अगर जब गाने का शुरुआत हुआ है, मध्यलय में 1.5 गुण का स्पीड में चल रहा है, एक्चुअली क्या है ना, कौन सी लय उस समय आपके सामने आएंगे, वो बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए तो मैं पूछ अब रहा वो हूँ कि कोई एक बंदिश शुरू किया, एक बंदिश एक लाइन में चलते हैं, इसीलिए कभी देखिएगा एक बोल आप सोच के गए इनके साथ, और रिहर्सल रूम में आप किए हैं, आप रिकॉर्डिंग में रेडियो में अक्सर देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते,
आप जब शुरू करते हैं और अल्लाह अलग हो जाता है। थोड़ा बहुत हाँ, फर्क हो जाता है। हाँ, वो फर्क में आपका प्रॉब्लम हो, या तो आपका क्रिकेट का जो लय था उससे तरफ ज्यादा है तो आप बहुत स्पीड भी नहीं बजा रहे हैं, और स्पीड बजाएंगे और कम में बजाएंगे तो बहुत कम होगा। तो उसमें एडजस्ट करके लय कार्य के ऊपर चलना पड़ता है। तो उसके लिए तो क्या करना चाहिए? डेढ़ी वाला अगर को घर में स्पीड बजे- तबला प्लेयर अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसको किस लय में प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उसके लिए दोनों सिचुएशन में वो कंफर्टेबल हो, हाँ। वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में ना पड़े? हाँ, इसके लिए मैं अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, वो काफ़ी लोगों से भी मैंने सुना और देखा भी, परखा भी। जिनके साथ आपको बजाना होगा, आजकल तो यूट्यूब है, तो सब लोग अपना परफॉर्मेंस में डालते हैं। कहीं रेडियो में बजाया वो भी डाल दिए, कहीं कहीं परफॉर्म किए डाल दिए। उन आपको किनके साथ बजाना है उनका आप परफॉर्मेंस देखिए, वो सुनिए आप मध्य लय में वो कौन सी लय में गाते हैं, एंड वो किनको फॉलो करते हाँ हैं? वो किनको फॉलो करते हैं, उस अनुसार आप चाहिए तो आपको देखिएगा करीब करीब 80% हमारे हाथ में बस में आ जाएगा उस लय, और उस लय में सोच के लीजिए कि आपको क्या बजाना है। हाँ, ये बहुत हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने ऐसे आप उस समय आप तो ये लय एक समुंदर है, हाँ, वो आप कहाँ गोता लगाएंगे क्या बजाएंगे क्या नहीं बजाएंगे, कैसे सोचेंगे, और आप एक सोच के गए लय कुछ हो गई, आप तो वहां मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है जो यूट्यूब में है या रेडियो में पहले परफॉर्मेंस किए कर चुके हैं उसका में आप, या आप संगत किए हैं, या उनके साथ घर, आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत लोग, और ये अच्छी बात भी है, वो घर में चले जाते हैं प्रोग्राम के पहले, उनके साथ एक बार रिहर्सल देख के चले जाते हैं, और उसमें रिकॉर्डिंग भी करके ले आते हैं, और उसको सुन के वो समझ जाते हैं कि यही तो जाके बजाएंगे। उसके 19-20 होते हैं तो उसके आसपास में चलते हैं। तो ये सब चीज है ना, ट्रिक्स है, हाँ, ये सब चीज है, तरकीफ जो बोलते हैं ना हमारे खासा लोग बोलते हैं, यही सब तो तरकीफ है ना। इस तरकीफ को आप सीख लेंगे, जान लेंगे, तो उसमें आपको संगत बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप एकदम सीना टान के जाएंगे, लोग देखेंगे क्या गाएंगे, विलंबित एक ताल गाएंगे ना तो 2-3 ताल गाएंगे, यही तो है। तो मैंने ऐसे भी लोगों को इतना दुर्गति होते हुए देखे, ये मैं क्या कहूँ। खैर, तो उस तरीके से नहीं सोचना है, अहंकार को साथ में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि कब किस बात कैसे मार दे देता है इसको सोच के चलना है। और संगत का मतलब क्या होता है? सम गति, इक्वल गोइंग। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको चलना होगा। तो ये है भूकंप संगत के लिए है। क्लासिक ये ध्रुपद हो गए, फिर ख्याल शैली के हो गए। अभी गजल, ये एक गजल के साथ में एक अग्नि परीक्षा है। मैंने बहुत अच्छे तबला वाले को देखा, हाथ तक मशीन चल रहा है, इतनी मोलबात है हाथ में, टुकड़े हैं, पड़न है, परने हैं, चक्रधारे हैं, रेले हैं, खूब बजा रहे हैं। लेकिन जहाँ गजल आ रहा है, आप गजल शुरू में पूछ रहे हैं दादरा, ये कौन सा ताल है? दादरा ताल है, अभी क्या कारवा है, और उनको इतना भी पता नहीं है धुमाली ताल बजता है। गजल में मैंने अपने आप के सामने मैंने ऐसा नाम बताना सही नहीं होगा, तो इतनी दुर्गति हुई कि ताल भी नहीं पकड़ पाते। और फिर गजल के साथ जो चाल है वो एकदम बिल्कुल अलग है, चाहे जितना भी आप ख्याल में गजल में बजा लिए, और लाइट का अंदाज इज टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट है। और लाइट में भी है, वो हिंदी गाना भी एक अलग लाइन है, हाँ, फिल्म संगीत के साथ बजाना भी एक अलग लाइन है। तो ये समुंदर है, संगत जो है ना एक समुंदर है। किस विधा में, कोई भी विधा में आप जाएंगे तो देखिएगा आप वो समुंदर है, कितना गोता लगाएंगे आप उनमें। इसलिए आपको सबसे बेस्ट चीज है विनम्र बने रहिए, जैसा वो चाहते हैं उनके साथ चलिए। यही साथ संगत है, वही साथ संगत आपका संगत के समय में आएगा, क्यों आप साथ चलेंगे। और बस उनके मुंह पर ताकते हुए बजाइए, हंसमुख रहिए, और जैसे जैसे कह रहे हैं दिमाग उनको वाहवाही देते रहिए, आवाज से नहीं, इशारे से देखा। ये सब तरकीफ है, ये सब को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने साल हो गए हैं। अप्रिशिएशन तो हर एक इंसान को अच्छा लगता है। हाँ, तो कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे भी होते हैं कि वोकलिस्ट लोग इतने अहंकारी होते हैं कि उनको खुश करके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे भी सिचुएशन आते रहते हैं कभी। लेकिन आपका जो विनम्रता वो उनको जरूर पसंद आएगी, और वो आपने जो है वो थोड़ा ये सब थोड़ा वो भी ढीला हो जाते हैं। तो देखते हैं ये बच्चा इतना अच्छा बजा रहा है और इतना विनम्र है और इतना झुके हुए रहते हैं, चलो ठीक है, कुछ बजा रहा है ठीक है। तो
ऐसे ठीक होते होते ही फिर वो वाहवाही करने रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। शुरू में तो ऐसा एटीट्यूड लेकर दिखा रहा है कि आज गए हैं काम से, लेकिन संगत में मैं वही सब तरकीब में मैं जाके बहुत तारीफ करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। जैसा वो चाह रहे हैं तो ठेके को और तबली का साउंड को थोड़ा बैलेंस करके, जैसा वो गा रहे हैं उनके नीचे वो 60 में मैं 40 में हूँ, इस तरीके से उनके साथ साथ। और जब जब सम की जगह होते हैं ना, टे रे के टे, मैं वहाँ पर जरा और थोड़ा बोल्ड वो प्रोमिनेंट होना चाहिए ताकि वोकलिस्ट के लिए इजी हो समझना। उससे क्या नहीं दिख रहा, अरे वाह क्या बात है, इनके साथ गाते तो गा के बड़ा मजा आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शो कर देते हैं कि ये आ रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं ना, और यही सब करने से आपको संगत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, ये है आपका ख्याल शैली। और फिर गजल के साथ वो धुमाली ताल का ठेका। ये धुमाली ताल है, ये बहुत बड़ा एक चीज हमारे खुसरो साहब, अमीर खुसरो साहब देखे गए हैं। धुमाली ताल उन्होंने ईजाद किया है, उन्होंने उनको बनाया, उनकी सृष्टि है। और गजल भी उन्हीं का ही सृष्टि है, उन्होंने गजल के साथ संगत के लिए धुमाली ताल की सृष्टि की है। क्योंकि कहारवा तो पहले था ही, लेकिन धुमाली के जो ये गजल के जो चाल है ना, वो बिल्कुल अलग है। और उसमें इतना आनंद होता है ना, मैंने तो हर वीडियो के साथ, हर शैलियों के साथ, गायन के डिफरेंट शैलियों के साथ बजाया, लेकिन मुझे गजल के साथ इतना आनंद आता है। और उसमें भर भर के बजाते हैं, और बहुत आज़ादी भी है, और जगह जगह में छोड़ देते हैं, और जगह जगह में दिखा देते हैं। आप उसमें आपको उसमें लगी लड़ियाँ बजा करके तिहाई करके आते हैं, और एक समा बन जाता है। तबलिया का एक अलग पोजीशन हो जाता है। मैंने गजल में देखा है कि तबलिया जो है ना, उनको इतना नाम होता है, इतने लोग उसको हवाई करते रहते हैं खाली ठेका के चलते, और लगी बजा रहे हैं, और लास्ट में एक ऐसा सुंदर तिहाई करके आ जाते हैं, उस तिहाई की तरफ वाह 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 सबको ऐसा क्लैपिंग करते रहते हैं। होम जैसे महफिल होते हैं ना, होम में घर के अंदर की महफिल करते हैं ना, उसमें जो गजल होते हैं वो और कुछ होते हैं, और जो स्टेज में होते हैं वो भी और कुछ होते हैं। दोनों अपने अपने जगह में अद्भुत हैं, लेकिन जो घर में जो होते हैं ना, इनसाइड में, उसमें तो उसमें गजल का एक अलग एक समा देखने को मिलता है। तो गजल शैली के साथ संगत करना मामूली बात नहीं है। वो करते करते, सुनते सुनते, सुनकार अगर नहीं होंगे तो आप गजल के साथ संगत नहीं कर सकते हैं। वही पूछते रह जाएंगे क्या ताल है, और फिर जब ताल मालूम हुआ तो संगत का ठेका भी नहीं चल रहा, कि जैसे 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 गाने का चाल है ना, उसके अनुसार आपको दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन करके बजाना है, और फिर बीच में छोटी छोटी तिहाइयाँ दे करके, हाँ, तो कुछ बजा के फट से तिहाई देखा के धीरे आया ये समय आया, वाह 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 सब करते रहते हैं। तो होम कॉन्सर्ट जिसे बोलते हैं, गजल के लिए होम कॉन्सर्ट बहुत अद्भुत है। आजकल बहुत यूट्यूब में मिलते रहता है, तो होम कॉन्सर्ट के बारे में मैं खोज कर देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और गजल में खास करके हमारे उस्ताद तारिक खान साहब का संगत सुनने लायक है। बाकी बहुत लोग अच्छा बजाते हैं, लेकिन उनका जो संगत है तारिक खान साहब का गजल के साथ खास करके, वो एक अद्भुत चीज है। और साथ में जब छोड़ देते हैं ना, और ठेका ही लगाते हैं इस तरीके से, फिर लगी जब उठाते हैं, क्या बात है। और उस तरीके से गजल में इतना सुंदर चाल के साथ चलते हैं, फिर बाद में तिहाई करके आते हैं ना, वो अद्भुत। तो ये हो गया गजल के तरीके। फिर भजन है, भजन में जैसे भजन गायक जो गाते हैं उसके साथ खाली संगत करते रहना, उनके साथ भर भर के बजाना, ठेके बजा, जैसा कहरवा ताल है, कि दादरा ताल है, मेनली यही दो ताल में, और यूँ तक रूपक ताल में भी होते हैं 7 मात्रे का। तो दादरा, कहरवा, रूपक ताल, ये ज़्यादा इसी में ही भजन के साथ लोग गाते हैं तो संगत करते हैं। और बाकी जो दादरा, ठुमरी में तो जत ताल बजते हैं, फिर अद्धा ताल भी बजते हैं, और
खानदानी जो पारंपरिक ठुमरी है उसमें 3 ताल भी बजते हैं। इस तरीके से वो साथ साथ संगत करना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी रूप से गायन शैली के साथ ये सब मेन है। फिर आगे चलते हैं तो समय को देखते हुए अब इंस्ट्रूमेंट का संगत कैसे की जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्यों कि इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होते हैं ना, तंत्रवादक पहले आलाप करते हैं, चाहे वो सितार हो, चाहे सरोद हो, चाहे सारंगी प्लेयर हो, चाहे वायलिन प्लेयर हो, कोई भी तंत्रवादक वो अपना पहले आलाप करते हैं कुछ राग का, अनफोल्डिंग ऑफ रागस, राग को पहले कैसे सिस्टमेटिक वे से वो पेश करते हैं। तो आलाप करते हैं, फिर आलाप जोड़, फिर झाला, उसके बाद आते हैं गत। और गत में अक्सर देखा जाता है कि विलंबित 3 ताल, दूसरे ताल भी बजते हैं लेकिन मेन जो ताल है वो विलंबित 3 ताल है। और विलंबित 3 ताल में वो एक गत देते हैं, वो नगमा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गत, गतकारी बोलते हैं ना, मस्जिद खानी गत बोलते हैं इसको। जो विलंबित लय में बजते हैं उसे मस्जिद खानी गत बोलते हैं। और वही वो द्रुत में जब बजाते हैं उसको बोलते हैं रजा खानी गत। तो इसीलिए मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत ये 2 है इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनर साहब लोग आके पूछते हैं, अच्छा बेटा थोड़ा मस्जिद खानी गत थोड़ा सुना देना। सीधा आगे एग्जामिनर साहब आए तो वो पूछ रहे हैं, अब जो सितार बजा रहे हैं अगर उनको मस्जिद खानी का वो तो विलंबित जानते हैं, अगर मस्जिद खानी नहीं है तो चुप है। तब उनको भी वो नॉलेज होना चाहिए कि विलंबित में जो बजते हैं उसे ही मस्जिद खानी गत बोलते हैं। और दूर में अच्छा ठीक है बेटा रजा खानी गत थोड़ा सुना दो, अब वो समझेंगे रजा खानी गत क्या है, यही है जो द्रुत अब बजता है, द्रुत बंदिश। तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो तभी तो आप, इसीलिए एक वर्ड को मैं बहुत दोहराता हूँ, theory and practical, these 2 things are supplementary and complementary to each other. आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज होना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एंड थियोरेटिकल नॉलेज रखना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। नॉट दैट यू नो सो मेनी थिंग्स और यू कांट प्ले, एंड नॉट दैट यू कांट प्ले एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं, अब कुछ नहीं जानते, खूब बजा रहे हैं। तो वैसे भी मैंने देखा कि तो बहुत सुंदर एक तिहाई बजा दिए, हमको बोले इस तरह आप थोड़ा सा इसको पढ़ के हाथ में ताली देकर पढ़ के सुना दीजिए तो बस हो गया। ताली खाली दिखा के नहीं कर सकते। तो ये भी चीज है ना, तो थियोरिटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चले आते हैं संगत में। तो वो मस्जिद खानी गत में वो गत देते हैं और उनका एक चाल है। और उस समय तबला वाले क्या करते हैं, कुछ लोग पहले ठेका दे देते हैं। संगत में भी एक स्टाइल है, पहले खाली ठेका दे के चलते हैं, फिर जब वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ कुछ बजाइए, मैं बोलते नहीं है, ऐसे ताक देते हैं, तो मतलब उस समय वो अपना उसको सुनाते हैं। ये एक स्टाइल है। और एक है उठान से शुरू करते हैं, जैसे विलंबित 3 ताल का ठेका एक अलग होता है। जैसे विलंबित 1 ताल का ठेका मैंने दिखा दिया, अभी विलंबित 3 ताल का ठेका दिखाता हूँ। जैसे अब ये देखिए धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। ये 3 ताल का ठेका है, 16 मात्रा है, लेकिन विलंबित करने से 32 मात्रा हो जाएगा। अब उधर विलंबित 1 ताल 48 मात्रा हो रहा है। ये लयकारी में कितने फर्क है, लय में कितने फर्क है, ये 32 मात्रा में ज्यादा चलते हैं। तो और इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करते समय कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साज की आवाज कम होती है। जैसा सारंगी की इसमें फ्रेट नहीं होते हैं ना, आवाज बहुत कम होती है। तो इसलिए सारंगी के साथ मैंने बहुत इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा कर देखा कि सारंगी के साथ संगत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने देखा कि कुछ खास लोगों का ही संगत सारंगी के साथ अच्छा होता है। संगत तो सब लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन सारंगी के साथ मैं जब देखता हूँ
क्योंकि हमारे घर में सारंगी बजते रहते हैं ना, हमारे घर में सब। मेरी बेटी गौरी बनर्जी इंडिया की एक नामी सारंगी प्लेयर है और लेडीज़ में एकमात्र है, तो वो भी बजाती है और अक्सर मैं उनके उस्ताद के साथ बजाता था और कई एक सारंगी प्लेयर के साथ मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा सारंगी के साथ बजाया है। और उन लोगों का भी बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वो भी बोलते थे, दादा आप इतना अच्छा सारंगी के साथ संगत करते हैं। बहुत तबला वादक लोगों को सारंगी के साथ संगत करना सही तरीका नहीं आता है, जोर जोर से बजाते हैं, इसलिए जोर जोर से बजाते हैं। उससे आपको एक सीख मिल गया, मतलब जोर जोर से नहीं बजाना संगीत सारंगी के साथ, क्योंकि सारंगी साज कम आवाज़ देती है, उसमें से आप उसके साथ संगत करने के लिए थोड़ा सा उससे नीचे साउंड रखते हुए ठेका लगाना है। तो इस तरह से साज की जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड का जो क्वालिटी है, उसके साथ आपको उससे ऊपर नहीं जाना है। आप ऐसे संगत करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके साथ अगर वो कम लय में थोड़ा कम साउंड में बजा रहे हैं, तो आपको भी संगत कम साउंड में करना होगा। उस तरह से संतूर के साथ संगत भी करना एक मुश्किल बात है, उसमें भी साउंड बहुत कम है, लेकिन उस हिसाब से सितार के साथ संगत करना, सरोद के साथ संगत करना, उस हिसाब से थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि उसकी साउंड ज़्यादा है। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। और इसमें भी एक वही स्टाइल है, विलंबित के साथ बजाए, फिर द्रुत में बजाए, फिर अंत में क्या होता है, वो लय बढ़ाते रहते हैं, करते 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 एक सवाल जवाब का एक प्लेस आता है, उसमें वो कुछ सवाल करते हैं, आपको बजाना पड़ता है। और बीच बीच में क्या करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट संगत में तबला वादकों के लिए थोड़ा सा आज़ादी देते हैं, क्योंकि वो खूब चाहते हैं कि तबला बजे अच्छा। जितने टॉप क्लास के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है ना, वो तबले को ज़्यादा चांस देते हैं। कुछ लोग हैं, खाली किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो चाहते हैं खाली ठेका ही बजाए और वो अपने ही बजा सुनाते रहते हैं। वो भी एक स्टाइल है, वो भी अपने आप में पूर्ण है, वो भी अच्छा है। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग बात जो बैठ के सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि तबला भी कुछ बजे। तो इसलिए क्योंकि बहुत लोग तबले को सुनने के लिए भी आते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे, नाम नहीं बता रहा हूँ, कि उनका नाम सुनते चले आते हैं। और अगर सबको पता है उस्ताद ताकिर हुसैन जी, तो अगर वो संगत में बैठे हैं और वो खाली ठेका लगाए, तो ये राहत नहीं आती है। और खाली ठेका लगा के चले जाए, इतने बड़े तबला वादक है। तो इसलिए आपको याद है एक कोलकाता में कॉन्सर्ट हुआ था? हाँ, खैर बहुत बड़ी तो छोड़ो उसमें, क्योंकि पब्लिक बोलने लगी हम लोग तबला भी सुनने आए हैं, तबला भी सुनने आए, थोड़ा तबला भी बजाने दीजिए। तो बहुत भी पीछे से बहुत आलाप हो गया पहले, और संगत में भी आलाप करेंगे क्या? तो बोलने वाले लोग का मुंह आप कैसे बंद करेंगे? तो इसलिए अभी के जमाने में तबला संगत एक बहुत बड़ा रोल ले लेता है। तबला का प्लेस अभी इतना ऊपर हो गया, एक जमाना था कहाँ तबला था, हाँ, और तबले को बजाते थे पहले एकदम लोअर स्केल में। अभी तबले का एकदम जो स्केल में सितार है, उसी स्केल में सितार बजाते हैं। अभी भी कुछ लोगों का मेंटालिटी है, वो एकदम फिर वही पकावत जैसे बजाते हैं। उनकी मेंटालिटी, उनकी अपनी मौज है, बजाए जैसे। लेकिन मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ, जैसे सितार का सी शार्प का है, आप सी शार्प में मिलाइए, और डी स्केल का तब ये है वायलिन है, आप डी स्केल में मिलाइए। सारंगी से ई स्केल में सारंगी आप ई स्केल में मिला के बजाइए, अब उसके आनंद देखिए कैसा, स्केल के साथ मिलके चलिए। और नहीं कि वही स्केल और नीचे का आप ई स्केल लेकर बजाएंगे तो उसमें क्या मजा आएगा। तो इस तरह से तबला का तबले का जो पोजीशन आ गया है ना, इसमें स्केल का भी बहुत बड़ा एक स्थान है, क्योंकि स्केल के साथ एट पार हो जा रहे हैं। इसीलिए ये और हाँ, वो ऐसे करते करते संगत करते करते वो सवाल जवाब में आते हैं, और अंत में ऐसा स्पीड में ले जाते हैं, झाला जिसको बोलते हैं, झाला में इतना स्पीड ले जाते हैं, तो तबला वादक अगर उसका हाथ तैयार नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं। और वो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बजा रहे हैं, और आपको तबला भी वही खोज रहे हैं कि 1 2 3 4।
और बजा में कभी कभी तो एक एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दिखाते हैं ऐसे, मैंने आपकी बजाई 1 2 3 4, हाँ आज वो अपने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके आप बजा रहे हैं, तो उसका मतलब आपके पास आपका रियाज नहीं है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करने के लिए आपको नादिन धिना का तैयारी बहुत होनी चाहिए हाथ में। और नादिन धिना में भी कई एक स्टाइल है ना, जैसे एक अंगली का है, अब 2 अंगली का है, जैसा ये भी हो गया, और एक ऐसे इस पे भी बजाते हैं, क्योंकि बहुत लोग धातु नाड़ा भी बजाते हैं, इस तरह से भी बजाते हैं। तो जैसे जैसे हाथ जिनका जैसा तैयारी है उस हिसाब से बजाते हैं। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल संगत है। तो करीब करीब भूकल इंस्ट्रूमेंट मैंने अच्छा कर दिया, और ये रूपक ताल और सब कुछ है। और कथक डांस के साथ संगत ये एक अग्नि परीक्षा है, इसके बारे में कभी आगे इसमें चर्चा करेंगे, केवल कथक डांस के साथ, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। वो जब तक तबला वादक उस कथक के गुरु के पास नहीं सीखेंगे, उनकी वैसी तालीम नहीं होगी, वो जितना भी कोशिश करें उनका भी हाथ तैयार हो। मैंने तो इतनी दुर्गति होते हुए देखे हैं कथक के साथ बजाते समय। इसलिए कथक के साथ बजाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्या मैं कुछ लायक हूँ, क्या मेरी तालीम है, मैं किनसे सिखाऊं कथक डांस के साथ संगत करने के लिए। तो इसलिए कथक डांस के साथ संगत करना एक अग्नि परीक्षा माना जाता है, क्योंकि वहाँ कथक डांसर अपने 20 साल से एक बोल को प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और वो एक बार खाली बोल पढ़न कर देंगे, और इधर ना बोल पढ़न करने का कोई नहीं है, तो बोल को आप एक बार सुन के कैसे बजाएंगे। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए कथक डांस के साथ बजाना, मैं समझता हूं जितने भी तरीके का संगत है ना, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू प्ले विद कथक डांस। अच्छे अच्छे को मैं धरसा ही होते देखा स्टेज में, खैर वो और बात है। तो इस तरीके से आपने मैंने आज आपको खुलासा कर दिया कैसे संगत किए जाते हैं। उसमें आज मैं तबला कम बजाया, मैं संगत के बारे में बता दिया। दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ वन थिंग, प्लेइंग इज समथिंग and explaining the thing about what I am going to play, what I am going to do, those things are totally different. In this way, I have explained everything in such a way so that you will understand what I wanted to tell you. So ये मैं समझता हूँ कि आज जो संगत के बारे में मैंने डिफरेंट विधाएं हैं, शैलियाँ हैं, उसके साथ कैसे कैसे संगत करते हैं मैं तो खुलासा किया, और आप सभी लोगों को इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके कोई वीडियो नहीं मिलते हैं, कोई इसके बारे में कुछ भूलते नहीं है, आते हैं बजाते चले जाते हैं, और वो उनसे कौन जाके पूछें कि कैसे आप संगत किए, हम लोग वो तालीम करें, क्योंकि संगत का तो कोई क्लास नहीं होता है। जो भी क्लासेस चलते हैं ना तबले का, वो सोलो का ही होता है, और एग्जामिनेशन जो होते हैं ना सब सोलो का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो प्रायोगिक संघ समिति का हो और या तो रेडियो का ऑडिशन हो, तो हर जगह सोलो का ही होता है। लेकिन संगत का एक होना अपने आप में, क्योंकि पास करने के बाद तो उनको संगत ही करते हैं, कहाँ पास करने के बाद रेडियो से पास करेंगे, उसके बाद सबके साथ संगत करना पड़ेगा, और आपको सही तरीके से संगत ही आता नहीं है। सोलो बहुत अच्छा बजा लेते, लेकिन सोलो का प्रोग्राम कहाँ है? तो इसलिए सोलो का प्रोग्राम ए ग्रेड से शुरू होता है, ए ग्रेड एंड टॉप ग्रेड। मैं टॉप ग्रेड में हूँ, मेरा सोलो होता रहता है। ए ग्रेड में भी जब था मैं, उस समय मेरा बहुत सोलो हुआ, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सोलो बजाया, और मैं प्रेफर भी करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, सोलो में आप आज़ाद है, हाँ वहाँ आप किसी के अंदर में नहीं है, वो जैसे लय भी उनकी, ताल भी उनकी, हाँ राग भी उनकी, तो सब उनके साथ उनके अनुसार आपको साथ साथ चल रहा है। और सोलो में क्या है, सोलो में आप ताल सेट करेंगे, लय आप सेट करेंगे, नगमा को भी आप ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे बजाइए वैसे, उधर आप किंग हैं और उसमें आप बजाएंगे। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू प्ले सोलो, क्योंकि उसमें है हम अपने घराने की चीज़ दिखा सकते हैं, हमारे गुरु की जो तालीम है वो सामने ला सकते हैं, और अपने रियाज को दिखा सकते हैं, अपनी विद्वता को दिखा सकते हैं। इसीलिए संगत और सोलो दोनों एक अलग अलग चीज़ है। और हालांकि
सोलो की मटेरियल हाथ में नहीं रहने से आप संगत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दो सोलो वेरी इंपॉर्टेंट। सोलो सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, सोलो इसीलिए तो सिस्टम है, 6 घराना है, 6 घराने खाली तो सोलो के लिए है। कहीं आप नहीं देखेंगे 6 घराना संगत का है, कोई घराने में संगत नहीं सिखाया जाता है। संगत एक अपने आप आपको आप सुनकार बन के करते करते आप। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा संगतकार वही बन सकता है जो बहुत अच्छा सुनकार है। सुनकार मतलब जो बहुत सुनते रहते हैं। जैसा आपको इनपुट बहुत- होगा वैसे आउटपुट आपको बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट बहुत अच्छा होगा तो उसी तरह से आउटपुट आएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, और बाकी लोग कैसे कैसे बजा रहे हैं, कैसे कैसे संगत कर रहे हैं, वो सुन के और देख करके तभी आप अच्छा संगतकार बन सकते हैं। तो इन चंद शब्दों के साथ, चंद नहीं शब्द, एक बहुत लंबा बात बताए, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आज मैं समाप्त करता हूँ, फिर आगे फिर अभी बैठूंगा। जल्दी हम लोग फिर हाँ, ऑनलाइन हाँ, मिलेंगे। उसमें प्रैक्टिकल साइड मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी ज्यादा मैं बता रहा ऐसे बजाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं एक बार ऐसा चर्चा करूंगा कि ऐसे बजते हैं। हाँ, अब चलिए चलते चलते मैं एक बोल बजा के खत्म करता हूँ, क्योंकि बाकी बहुत लोग मुझे बोले थे गुरु जी डिस्कस तो करेंगे, बीच बीच में कभी कुछ बजाएंगे भी, हम लोगों को भी थोड़ा सुनने को मिलेगा। चलिए उनकी इच्छा को मैं रखने के लिए एक छोटा सा चीज मैं खत्म करता हूँ। जैसे Thank you.